गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग गैस टरबाइन न्यूमेरिकल को देख रहे थे। आज उसी में कुछ और थोड़ा सा आगे देखेंगे कि हमारे गैस टरबाइन न्यूमेरिकल्स कैसे और सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और उसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। कल हमने देखा था एक बेसिक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अ गैस टरबाइन ऑपरेट्स ऑन अ ब्रेटन साइकिल। ऑन अ ब्रेटन साइकिल, ये पता ही है आपको ब्रेटन साइकिल क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है और गैस टरबाइन साइकिल हमारी ब्रेटन साइकिल पे वर्क करती है। ठीक है, अ गैस टरबाइन साइकिल operates on a Brayton cycle which intakes air with intakes air with intake air at, it means जो हमारा इनलेट कंडीशन होगा वो गिवन होगा एयर एट 1 bar and 15 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टेम्परेचर। द एयर इज कंप्रेस्ड टू द एयर is compressed to, यानी ये कंप्रेस किया जा रहा है, कहाँ तक कंप्रेस किया जा रहा है, तो 15 बार, तो 15 बार। ओके, यानी कि प्रेशर रेशियो हमको मिल गया एंड हीटेड इन अ कंबशन चैम्बर एंड हीटेड इन कंबशन चैम्बर टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। द हॉट एयर एक्सपैंड्स इन द टरबाइन, अगेन द हॉट एयर expands in the turbine to 1 bar, to 1 bar। okay, फाइन इसके बारे में पता करना है क्या क्या। फाइन द पावर डेवलप्ड, power developed and second the thermal efficiency of the cycle, thermal efficiency of the cycle, thermal efficiency of the cycle। okay, इसके साथ कुछ गिवन कंडीशंस की भी जरूरत पड़ती है, जैसे एयर है उसकी रेशियो क्या होगी स्पेसिफिक हीट की, तो उसके लिए गामा की वैल्यू 1.4 दिया हुआ है, गिवन कंडीशन है। गिवन है क्या क्या, ठीक है, एंड Cp is equals to and Cp specific heat at constant pressure is equals to 1.005 kilojoule per kg। क्यों हम लोग बार बार Cp लेते हैं, Cv नहीं लेते हैं, उसका रीजन ये है, हमारे पास कि हमारी जो ब्रेटन साइकिल है वो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करती है, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग Cp लेते हैं ना कि Cv लेते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद देखते हैं हम और क्या आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है जो इस क्वेश्चन में दी गई है और जिसकी हेल्प से हमारा न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें इसमें छांट के निकालनी होंगी, अलग करनी होंगी कि कौन सी डेटा है कौन सी नहीं। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और आई होप आपको ब्रेटन साइकिल का डायग्राम पता होगा, नहीं पता होगा तो भी हम देखते हैं।
एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके हम उसमें ये सारी वैल्यूज जो दे रखी हैं उस वैल्यूज को हम इस ब्रेटन साइकिल में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए अ गैस टरबाइन ऑन अ ब्रेटन साइकिल विथ इनटेक एयर, इनटेक मींस जो इनपुट होगा, जस्ट सिस्टम में इनपुट होगा। अगर कोई सिस्टम लगा है और वो साइकिल स्टार्ट करता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ एयर की रिक्वायरमेंट है, तो वो जैसे ही इनटेक करेगा, इनटेक मींस इनसाइड, वो इनलेट होना, तो क्या बोला है विथ इनटेक एयर, एयर कहाँ इनटेक होगी, एयर कंप्रेसर में इनटेक होगी। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने साइकिल बनाई थी, कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर, देन टरबाइन एंड देन कूलर। तो जो कंप्रेसर था वो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे हमने बना रखा था, कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर, गैस टरबाइन एंड कूलर। तो कंप्रेसर में हम एयर इन कराते हैं, तो वो पहली कंडीशन हम उसे मानते हैं। तो हमारे लिए P1 एंड T1 दिया है, मींस मिटा के लिखते हैं तो शायद जगह बदलती जाएगी। देखिए P1 is equals to 1 bar and T1 is equals to 15 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम T लिखते हैं कैपिटल T, देन हम उसको केल्विन में लिखेंगे, अदरवाइज ये कैपिटल ना होकर हम इसको स्मॉल t रखेंगे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे पास टेम्परेचर डिग्री में हमने लिखा है या केल्विन में लिखा है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्लस 273 केल्विन करके, क्योंकि हम टेम्परेचर को T केल्विन के टर्म में यूज करेंगे। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 288 केल्विन। ठीक है, द एयर इज कंप्रेस्ड टू 15 बार, मतलब अब वो कंप्रेस कर रहा है कहाँ तक, 15 बार तक। कंप्रेसर का ही काम होगा ना कंप्रेस करना, और तो सिस्टम में कुछ लगा नहीं। तो बोला गया है कि कंप्रेसर कंप्रेस करेगा कहाँ तक, 15 बार। ओके, एंड कंप्रेस करने के बाद एंड हीटेड इन अ कंबशन चैम्बर, कंप्रेसर के बाद कंबशन चैम्बर लगा रहता है। अब वो कंप्रेस किया तो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा, कुछ T2 आया है, कुछ T2 आया है, तो T2 दिया नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। एंड हीटेड इन द कंबशन चैम्बर टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कंबशन चैम्बर को हीट किया जा रहा है कहाँ तक, 800 डिग्री तक। क्या 800 डिग्री कौन सा टेम्परेचर होगा, कोई बता पाएगा? 800 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा टेम्परेचर, उसको T1 T2 T3 T4 क्या मानते हैं? तो मैंने आपको बताया था साइकिल में सबसे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो हमारा टरबाइन इनलेट टेम्परेचर होता है, वो कंबशन चैम्बर के जस्ट बाहर लगा रहता है। इट मींस कि कंबशन चैम्बर जब हमारा फ्यूल बर्न कराएगा, देन उसके जस्ट बाद हमारा कंबशन चैम्बर के बाद टरबाइन लगा रहेगा। इट मींस T3 इज इक्वल्स टू कितना दिया था 850। ओके, T3 हमारा कितना दिया था 800 डिग्री सेल्सियस। बट मैंने आपको बोला जब हम डिग्री सेल्सियस लिखेंगे हम उसको स्मॉल टी रख देंगे, जब हम उसे केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे मींस 273 ऐड कर देंगे, देन हमारे पास जो आएगा हम उसकी वैल्यू लिखेंगे T3 इज इक्वल टू 37, ठीक है, 1073 केल्विन, ये हमारा T3 हो गया। तो हमारे पास T1 है कितना 288 केल्विन, T2 हमें पता नहीं है, T3 हमारे पास 1073 केल्विन है। ठीक है, द हॉट एयर एक्सपैंड्स इन द टरबाइन टू 1 बार, 1 बार यानी कि एक्सपैंड हो रहा है। कहाँ एक्सपेंशन होता है, टरबाइन में। कितना तक एक्सपैंड होगा 1 बार, यानी पहले नीचे से ऊपर गए, जरा हम ऊपर से नीचे आए, पहले हमने प्रेशर 1 बार से 15 बार किया, वो 15 बार से फिर 1 बार पे आ रहा है। तो साइकिल हमारी कैसी बनती है, फाइंड द पावर डेवलप, find the power developed, second the thermal efficiency of the cycle। ठीक है,
hot air is spanned in the turbine to 1 bar. It means P1 P2 पता है हमारे पास, तो P1 is equals to P4 ideal condition, P2 is equals to P3. कैसे मैंने लिखा है ये, मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि हमें पावर कैलकुलेट करना है, थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए गामा की वैल्यू गिवन है, सीपी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हम एक साइकिल डेवलप करेंगे। डेवलप क्या करेंगे, हम जानते हैं साइकिल को, बस उसे ड्रॉ करेंगे और मैंने जो डायग्राम जो ये वैल्यूज लिख रखी है उस वैल्यूज को उसमें रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास हमारे सामने एक साइकिल आ जाए, ठीक है। ठीक है, डायग्राम हमने इसको 1 माना, इसको 2 माना, 3 माना, इसको 4 माना नहीं, हमने सिस्टम ऐसे अरेंज किया था। जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो हमने सिस्टम को ऐसे अरेंज किया था कि 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 कंबशन चैम्बर, 3 से 4 टरबाइन, 4 से 1 कूलर। आप इसकी नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, बट जब आप नंबरिंग चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। मींस अगर 1 यहाँ हो जाएगा तो जो T2 लिखे हो P2 वो T1 हो जाएगा। वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे हम फॉर्मूले में जो भी नंबर यूज़ करना उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। तो हमने 1 2 3 4 इस तरह यूज़ किया, हमने इसको इस तरह इसको न्यूमेरिकल में भी लिखा है कि हमारा T3 यहीं पर मिलेगा जो हमने लिखा है। हमने मैक्सिमम टेम्परेचर 1073 लिया, T3 वो हमारा यहाँ पर है T3। सिमिलरली हमारा यहाँ T2 देन T4 देन T1। ये तो पार्ट हो गया साइकिल का, इसको नहीं ड्रॉ करते, आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी साइकिल जो बनी है, जो साइकिल हमारी बनी है, इसमें पूछा है पावर डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो पावर डेवलप कैसे निकालेंगे, पावर डेवलप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले थर्मोडायनामिक रिलेशन निकालेंगे। अगर हमें सारे पॉइंट पे टेम्परेचर मिल जाएगा देन हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ है कि नहीं। अगर हमें सारे पॉइंट पे टेम्परेचर मिल जाएगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसे दिक्कत, जब हमें टेम्परेचर मिल जाएगा देन हम जो चाहे वो कैलकुलेट करने के लिए फिर सब चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था पावर डेवलप और एफिशिएंसी, ठीक है। हमारे पास पावर डेवलप कहाँ होगा, टरबाइन पे, एफिशिएंसी साइकिल की मिलेगी। तो T1 हमारे पास दिया हुआ है, T3 हमारे पास दिया हुआ है, बाकी कोई टेम्परेचर नहीं है। तो हमें ये पता नहीं है T2 और T4 कहाँ पर है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले 1 से 2 के प्रोसेस को हम कंसिडर करते हैं। हमारे 1 से 2 प्रोसेस में क्या होगा, मैंने आपको बोला था क्या, थर्मोडायनामिक रिलेशन लगाने के लिए। ठीक है, P2/P1 सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको T1/T2 करते हैं तो इसको P1/P2 करेंगे, अगर इसको T2/T1 लिखते हैं तो इसको P2/P1 लिखेंगे। अगर आप दोनों को एक साथ चेंज करेंगे तो कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर गलती से आप ये सोचते हैं कि यहाँ T1/T2 होगा और यहाँ P2/P1 होगा, क्या होगा नहीं पता चल रहा है, तो आप बस इतना याद रखेंगे कि आपको ये काम करना है कि जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। T और P के केस में जब हम वॉल्यूम का टर्म लेंगे तो वो इंटरचेंज होता है, तो वॉल्यूम को भी छोड़ देना, अभी वॉल्यूम का यूज नहीं। प्रेशर और टेम्परेचर में सेम जो है ऊपर होगा और सेम नीचे होगा। अगर P2 ऊपर है तो P2 भी ऊपर होगा, P2 भी ऊपर होगा, अगर P1 नीचे है तो P1 नीचे होगा। इसी का अगर उल्टा करेंगे तो दोनों साइड में बराबर रखते हैं। हाँ, एक गलती और हो सकती है कि हम ये पावर इसका ना लगा के इसका लगा दें, तो ध्यान रखेंगे पावर P पे ही है, P पे नहीं है।
टी पे अगर आएगा तो रेसिप्रोकल होके आएगा। ये गलती नहीं करेंगे कि हम टी पे लगा दें और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना टी पे लगा दें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। T2 आपके पास नहीं है, T1 है, तो उसको यहाँ लिखें। ठीक है, T2 नहीं है हमारे पास, T1 हमारे पास 288 केल्विन है। प्रेशर रेशियो कितना है हमारे पास? प्रेशर रेशियो 15 का दिया हुआ है, हमने 15 लिखा। देन 1.4 माइनस 1/1.4, ओके, 1.4 माइनस 1/1.4, ठीक है। T2 यानी T2 को यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा और T2 की कुछ वैल्यू आएगी। क्यों निकाल सकते हैं ना, 15 का पावर 1.4 माइनस 1/1.4, मैंने बोला था इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा, 0.2857 आती है। तो वो डायरेक्ट आपको एक कैलकुलेशन, एक स्टेप आपका काम करेगा। T2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये उठा करके केल्विन में क्यों आई है, क्योंकि हमने T1 को केल्विन में लिखा है। और ध्यान रखिए फॉर्मूले में केल्विन में रखते हैं, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कैपिटल T है तो कैपिटल T से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, कैपिटल T से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम इसको ये पता कर सकें कि हमारा टेम्परेचर केल्विन में है डिग्री सेंटीग्रेड में। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली अब हम आपसे अगर ये पूछें कि अब आपको T1 मिल गया, T2 मिल गया, T3 मिल गया, तो क्या आप मुझे हीट सप्लाई बता सकते हैं कितना हीट सप्लाई होगा? हीट सप्लाई आपका कहाँ होता है? कंबशन चैम्बर में होता है। दूसरी कैलकुलेट करिए एक बार, हीट सप्लाई ट्राई करिए खुद से, हीट सप्लाई ट्राई करिए, हीट सप्लाई का फॉर्मूला यूज करिए, हीट सप्लाई का फॉर्मूला यूज करिए। हीट सप्लाई का फॉर्मूला यूज करिए, कहाँ होता है हीट सप्लाई? कंबशन चैम्बर में, टेम्परेचर डिफरेंस इसका मिलने वाला है, ठीक है, m पर kg में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हीट सप्लाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, Cp T3 माइनस 1.005, T3 की वैल्यू कितनी आएगी? 1073, T2 की वैल्यू कितनी आएगी? T2 की वैल्यू 456.14, 6.14, इसकी वैल्यू बताइए सप्लाई में कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी हमारी 619.94, 619.94, 619.94, ठीक है। किसमें आएगी यूनिट, किसमें आएगी? अगर आपको ध्यान है इसकी यूनिट किलो में है, किलो जूल पर केजी केल्विन में है, किलो जूल पर केजी केल्विन, ये यूनिट है किलो जूल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको यूनिट लिख के दिखा देता हूँ कहाँ से हमारी यूनिट निकलेगी। आपको कुछ करना नहीं है, जिसकी जो यूनिट हो एज इट इज ऐसे नहीं है, किलो जूल पर केजी केल्विन। ये किलो का के स्मॉल होता है, उनको ये ध्यान रखना है, और केल्विन का के कैपिटल होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई इसकी यूनिट टेम्परेचर की केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास किलो जूल पर केजी में। सपोज इसी केस में अभी देखते हैं और क्या चीज़ें हो सकती है। तो हीट सप्लाई कितना है आपका 619.94, 619.94 किलो जूल पर, ये क्यूएस की वैल्यू आ गई। पर हीट सप्लाई तो मुझे कभी कभी किलो वाट में भी पड़ा होगा, तो किलो वाट कहाँ से आता है? किलो वाट की यूनिट क्या होती है? किलो वाट की यूनिट क्या होती है? किलो वाट की यूनिट बताइए।
की यूनिट क्या होती है? इस वक्त किलोवाट की यूनिट पूछ रहा हूँ। किलोवाट का कन्वर्जन कैसे लिखते हैं? किलोवाट इज इक्वल टू किलो का किलो रहने दीजिए 10 टू द पावर 3 वाट पर जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। जूल पर केजी है, इसको जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जूल पर केजी को जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, अगर जूल पर केजी है, जूल पर सेकंड में चाहिए, तो मतलब जूल को रहने देना है, केजी को रिमूव करना है। केजी को रिमूव करके केजी यहाँ और सेकंड इसके साथ लाने के लिए सेकंड यहाँ रखना है। मतलब कोई ऐसा टर्म जो इस यूनिट का हो, अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा काम बन जाएगा और हम उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर तो केजी मास की यूनिट हो गई, समथिंग जो हमारे पास मास फ्लो रेट ऑफ एयर होगा, मास को एयर कहते हैं, रेट हम उससे जब निकालेंगे तो पर सेकंड लेते हैं, मास फ्लो रेट ऑफ एयर पर सेकंड, देन हम केजी पर सेकंड को लिखते हैं। तो इससे हमको ये मिलता है कि जब हमको क्वेश्चन में किलोवाट में पूछेगा, जब भी हमसे किलोवाट में पूछेगा, उस केस में ये फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई होगा। अगर मास दिया है और ये किलोवाट में आंसर पूछ रहा है, इट मींस कि मास से मल्टीप्लाई होगा। बट अगर किलोवाट में नहीं, किलो जूल पर केजी में पूछ रहे हैं, मींस मास से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम यूनिट से पता कर सकते हैं, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि फॉर्मूले में एम निकालना है कि नहीं निकालना। ठीक है, तो हीट सप्लाई आपका आ गया, T3 आ गया, हीट सप्लाई आ गया, यानी कि आपने हीट सप्लाई निकाल दिया, T1 निकाल दिया, T2 निकाल दिया, T3 निकाल दिया। अब आपके पास बचा है क्या? T4। तो T4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? T4 की वैल्यू तो वही थर्मोडायनामिक रिलेशन देखिए, T3 अपॉन T4 इज इक्वल्स टू P3 अपॉन P4 गामा माइनस 1 अपॉन 1। अगर हम P4 अपॉन P3 लिखते हैं तो हम उसके सामने जो ब्रैकेट में प्रेशर रेशियो लिखते हैं वो P4 अपॉन P3 कर देते हैं। हमने P3 अपॉन T4 लिखा है तो P3 अपॉन P4 लिखा, मतलब P और P में वही करेंगे जो एक के लिए वैलिड होगा वही दूसरे के लिए भी वैलिड होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैल्यूज में लिखता हूँ, नहीं लिखूंगा, आप लिखिए। T3 की वैल्यू 1078 दी हुई है, 1073 दी हुई है। ठीक है, देन हमारे पास T4 की वैल्यू नहीं दी है, T4 कैलकुलेट करना है। P3 और P4 का रेशियो हमारे पास है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर का रेशियो दिया हुआ है 3 बार का। गामा की वैल्यू 1.4 गिवन है। इट मींस कि T3 गिवन है, T4 अननोन है, बाकी सारी वैल्यू आपकी दी हुई है। तो हम क्या लिख सकते हैं? T4 इज इक्वल्स टू T3 इनटू, उसके बाद अब इस ये जो टर्म हम कैलकुलेट करने वाले हैं, P3 अपॉन P4 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये T3 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से हम T4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आएगा। T3 कितना है? 1073 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल्स टू 15। इसकी वैल्यू 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 है। उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 0.2857, 0.2857। तो हम उसको 0.286 भी लिख सकते हैं, बट हमें एग्जैक्ट याद रखना ज़्यादा बेटर है। 0.2857 मिलता है। यहाँ से हमको T4 मिल सकता है, तो T4 कैलकुलेट करिए। इसमें आएगा कैलोरी में आएगा, क्यों? क्योंकि T3 हमने कैलोरी में रखा है। T4 की वैल्यू बताइए कितनी है? T4 की वैल्यू 677.47, यानी हमारे पास T1 T2 T3 T4 सारी वैल्यूज मिल गई। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम क्या है? हमने जैसे हीट सप्लाई निकाला था CP T3 माइनस T2, हम वैसे हीट रिजेक्टेड निकाल सकते हैं। क्यों? CP T4 माइनस T1 अगर हम ले लें तो हम हीट रिजेक्टेड निकाल सकते हैं। कूलर में हीट रिजेक्ट होगा, जहाँ पे हमारी गैस एक्सपेंड हो चुकी है।
हमारा कहाँ होगा, Cp T4 माइनस T1, ठीक है। अच्छा, तो हमने हीट रिजेक्टेड मान लीजिए निकाल लिया। देन हम टरबाइन की तरफ आते हैं, 3 और 4 की तरफ देखते हैं। हमसे पावर आउटपुट पूछा था ना, पावर आउटपुट कहाँ मिलेगा, टरबाइन की तरफ मिलेगा। क्या सिर्फ टरबाइन आउटपुट ही आंसर होगा? नहीं, आपको ध्यान हो तो कुछ पावर कंज्यूम कर लेता है टरबाइन का जो भी डेवलप होगा। जो नेट होगा वो हमारे लिए प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी सारी वैल्यूज वेस्ट हो जाती है, कंप्रेसर को ड्राइव करने में निकल जाती है। तो हम क्या करेंगे, टरबाइन वर्क निकालेंगे। WT कहाँ से निकालेंगे, Cp इंटू T3 माइनस T4, ये हमारा टरबाइन वर्क होगा। सिमिलरली हम पंप वर्क निकालेंगे, Cp T2 माइनस T1, हमारे पास नेट कितना आएगा, WT माइनस WP, सॉरी पंप नहीं कंप्रेसर हमारे पास है, गैस टरबाइन के केस में कंप्रेसर लगा रहता है, WT माइनस WC। जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमें नेटवर्क मिलेगा, यही नेटवर्क प्रोड्यूस करता है पावर, ठीक है। और एफिशिएंसी निकालनी होगी तो W नेट अपॉन हीट सप्लाई आप निकाल सकते हैं। तो यानी हमसे जो दो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अब सॉल्व हो गए, वो अब जो है सॉल्व हो रहे हैं, कि नहीं, ठीक है। हीट रिजेक्टेड आपका यहाँ पर है, जो मैंने अभी बोला था आपको, क्या होगा, Cp T4 माइनस T1, तो आप हीट रिजेक्टेड निकाल सकते हैं, QR इज इक्वल्स टू Cp T4 माइनस T1। आई होप आप लोग निकाल लेंगे। यूनिट क्या आएगी, किलो जूल पर केजी में आएगी, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, T4 की वैल्यू बता दीजिए, T4 की वैल्यू बता दीजिए, ये मैं वैल्यू तो मिटा रहा हूँ। T4 यहाँ लिखा था 647.17 आई होप आपको पता है, ये सारी वैल्यूज आप नोट कर चुके हैं। हम लोग और आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने आपसे बोला हीट रिजेक्टेड निकाल लीजिए, देना टरबाइन वर्क निकालिए। ठीक है, T3 आपके पास 107 माइनस T4 की वैल्यू कितनी है, T4 की वैल्यू आई थी 677.46, 677.46 मल्टीप्लाई 1.005 इज इक्वल्स टू जो भी है हम कैलकुलेट करेंगे, हम टरबाइन वर्क कितना आया कैलकुलेट करेंगे। टरबाइन वर्क 397.5 इसकी यूनिट भी कितनी होगी, किलोजूल पर केजी के होगी, सॉरी किलोजूल पर केजी, बात कर रहे हैं किलोजूल पर केजी, ठीक है। WT सिमिलरली WP निकालेंगे, WC निकालेंगे और नॉट हम कॉम्प्रेसर का Cp T2 माइनस 1.005 T2 दिया है, हाँ भैया T2 दिया है, हमारे पास आएगी 456 पॉइंट समथिंग आया था हमारे पास, और T1 दिया था अपना 288, कैलकुलेट करेंगे तो WC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ठीक है। यूनिट किलोजूल पर केजी में मिलेगी, अगर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी कैंसिल आउट हो जाएगा और किलोजूल पर सेकंड में आंसर आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा किलोवाट। तो हमने WT निकाल लिया है, यहाँ से WC निकाल लिया है, यानी हमारे पास टोटल मिला है, और हमारे पास जो दो वैल्यू आई है WT WC की, हम W नेट देखते हैं, हमको क्या मिल जाएगा, W नेट में मिलेगा वो होगा WT माइनस WC का, ठीक है।
फाइनली ये जो हमको डब्ल्यू नेट मिला ना, ये डब्ल्यू नेट ही हमारा वो पावर रिक्वायर्ड है जो हमसे पूछा गया है। कितना पावर डेवलप करेंगे गैस बाई डब्ल्यू नेट। आपको याद हो तो आपका कंप्रेसर जो होता है वो अप्रॉक्स 50% तो टरबाइन का ही कंज्यूम कर लेता है, मैंने आपको बताया था। तो चूंकि वो टरबाइन का ही कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से हमको टरबाइन में से कुछ वर्क माइनस करना पड़ता है। कितना माइनस करेंगे? वही माइनस करते हैं जितना ये टरबाइन से कंप्रेसर नहीं लेता है। कितना लेगा कंप्रेसर? तो कुछ अमाउंट जो लेता है वो हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें नेट मिलता है, कुछ पॉजिटिव वर्क मिलेगा क्योंकि टरबाइन वर्क हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंप्रेसर। तो हमको मिलेगा कुछ आउटपुट, वही आउटपुट हमारा पावर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अच्छा, यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट का ध्यान रखेंगे। मास दिया जाएगा तो मास मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका सब कुछ करने के बाद में। देन आपसे पूछा एफिशिएंसी बताइए। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है आपको पता है? डब्ल्यू नेट और या तो इसको बढ़ा लीजिए या तो इसको घटा लीजिए, दो ही ऑप्शन रहते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। फिलहाल हमको बढ़ाने से नहीं मतलब है, हम सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी है। डब्ल्यू नेट हमारे पास है, कुछ वैल्यूज आएंगे वो लिख देंगे। देन हीट सप्लाई वो भी हमें कैलकुलेट करना है, उसकी कुछ एफिशिएंसी आएगी, निकालिए कितनी आ रही है। एफिशिएंसी बताइए कितनी आ रही है, एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 36.86, 36.86 देखिए 36.86, यानी कि आपको परसेंटेज में जो आपने वैल्यू निकाली है 36.86। ठीक है, हमारे पास कितना है 36.86, 36.86 ये हमारा परसेंटेज है। ठीक है, सेम कल की तरह अगर हम इस क्वेश्चन इन्हीं सब गिवन क्वेश्चन में वैल्यूज को और थोड़ा मॉडिफाई करना शुरू कर दें। क्या मॉडिफाई कर दें? अभी चूंकि आइडियल कंडीशन थी तो आइडियल वैल्यूज निकाल रहे हैं, आइडियल वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब मैं आपसे ये कह दूँ, ये सब बताइए तो थर्मल एफिशिएंसी साइकिल की इसको। अब मैं कह रहा हूँ कि आइडियल नहीं है आपका कंप्रेसर। आपका कंप्रेसर जो है वो कुछ टेम्परेचर सॉरी कुछ वर्क कम टरबाइन आपका कम प्रोड्यूस करता है, कंप्रेसर आपका ज़्यादा कंज्यूम करता है। सपोज कंप्रेसर आपकी 90% एफिशिएंट है, टरबाइन आपकी 90% नहीं है, टरबाइन आपकी मान लीजिए 80% है, टरबाइन 90% है, कंप्रेसर 80%। कुछ भी मान लीजिए अभी फिलहाल एज्यूम कर रहा है। जब कंप्रेसर को एज्यूम कराएंगे, जब कंप्रेसर को एज्यूम कंप्रेसर को मिलेंगे तो कंप्रेसर अगर मान लीजिए 100 किलोवाट पावर देता है आइडियल कंडीशन में, तो जब भी उसकी एफिशिएंसी 100 से कम होगी तो वो और ज़्यादा पावर देगा, यानी 100 की जगह वो 110 120 कर देगा अगर एफिशिएंट 100% नहीं है और ज़्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन यही टरबाइन में आए तो टरबाइन अगर मान लीजिए 100% एफिशिएंट है और 100 किलोवाट देगा, और अगर 90% एफिशिएंट हो गया तो वो 100 ना देगा कि वो 90 देने लगेगा या कम देने लगेगा। इट मीन्स कंप्रेसर में कंजम्पशन बढ़ जाएगा, टरबाइन में घट जाएगा। मैंने आपको बताया था सिस्टम के रिवर्सिबिलिटी की तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे सिस्टम में कुछ चेंजेस आएंगे और सिस्टम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कंप्रेसर आइडियल कंडीशन में एक्चुअल में कुछ इधर आ जाएगा 2 डैश, सिमिलरली 3 डैश, 4 डैश भी हो जाएगा, 3 4 डैश। अब आपके सामने पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। कल हम लोगों ने किया कंप्रेसर का क्या काम है, कंप्रेसर का क्या काम है? कंप्रेसर क्या करता है, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, याद है जब मैंने आपको सिखाया था, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला।
टेम्परेचर डिफरेंस लिखेंगे। मैंने बोला कंप्रेसर आपका 80% एफिशिएंट है, तो लिखा 0.8। T2 आपके पास गिवन है, T2 आपके पास गिवन है, T1 आपके पास गिवन है, T2 डैश नहीं पता है, T1 आपके पास। तो यहाँ से हम T2 डैश निकालेंगे, क्यों T2 डैश निकालेंगे। मैं आपसे बोलूँ कि कंप्रेसर वर्क आइडियल कंडीशन में बताइए, कंप्रेसर वर्क जो आपने निकाला था इससे पहले वो आइडियल कंडीशन है, T2 माइनस T1, ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल। बट मैं बोलूँ कंप्रेसर वर्क एक्चुअल बताइए, क्या बताइए। जब मैं आपसे एक्चुअल बोलूँगा, एक्चुअल का मतलब ही होता है एफिशिएंसी कंसीडर करना, और जब कभी भी कंप्रेसर की एफिशिएंसी देगा तो कोई फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, क्योंकि उस केस में आपसे एक्चुअल डिमांड करेगा, ना कि आइडिया। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, बस 2 की जगह 2 डैश कर देते हैं, 2 डैश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो एक्चुअल ये वाली लाइन हो गई है, जब रहा नहीं तो उसको लिखेगी, तो एक्चुअल में T2 डैश। फिर वही बात आती है, अगर मास का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर किलोवाट में आएगा, अदरवाइज किलोजूल पर केजी में आएगा। तो वो मास मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, ये आपको देख लेना है क्वेश्चन में, ये हमने डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन डिसाइड करता है कि हम किस यूनिट में आंसर देंगे। ठीक है, ठीक है, कंप्रेसर का निकाल लिया। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि मान लीजिए कंप्रेसर का तो ठीक है, सब आपने निकाल दिया, अब आप मुझे टरबाइन के केस में बताइए क्या कर सकते हैं, टरबाइन के केस में क्या कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन इसलिए बार-बार आपको इसी में लगवा रहा हूँ, तो एक तरह के, ताकि आप एटलीस्ट वो बेसिक चीजें रिवाइज होती रहे। 1 2 3 4 क्वेश्चन उसको लोग ऐसे ही लगाएंगे, बार-बार लगाएंगे, ताकि हमारे हाथ में एटलीस्ट ये बेसिक चीज क्लियर हो जाए। कि अगर मेरे से बोलता है कि कंप्रेसर की एफिशिएंसी इतनी है, वर्क निकाल दी, तो आपको दिमाग में एक पिक्चर तो बने कि हाँ हमको क्या करना है। वरना होता क्या है कि आते हुए क्वेश्चन आप भूल जाते हैं, फॉर्मूला याद नहीं आता कि जो T2 by T1 इज इक्वल्स टू P2 by P1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा हो लेते हैं। यही इसमें ही कंफ्यूजन रह जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है, फॉर्मूला भी याद है, बट फॉर्मूला इस तरह से याद है कि हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये लिखेंगे कि दूसरा वाला लिखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेहतर एक ही टाइप में आप बार-बार लगा दें, 3-4 बार जब लगा लेंगे और फिर उसको खुद से भी सॉल्व कर लेंगे, तो सेम क्वेश्चन लगभग, अगर हमने 4 क्वेश्चन आपको क्लास में कराया, आपने साथ में किया, फिर आपने उससे अलग से खुद से भी प्रैक्टिस की, तो वही क्वेश्चन आपने 8 बार हो गया, 8 क्वेश्चन हो गए। तो वो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट होने लगता है, नॉट सफिशिएंट बट कह सकते हैं सफिशिएंट, प्रैक्टिस के ऊपर है, किसी के लिए 1 2 भी सफिशिएंट है, बट एक न्यूमेरिकल सेम टाइप में करने का मतलब है कि हमारे पास काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हमने की है, ठीक है। और उसके बाद आप वैराइटीज के लिए या बुक्स के न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स को प्रेफर कर सकते हैं। और अच्छा जाना है तो आपके पास गेट टीएस की बुक्स हैं या और भी पीएसयू से क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चंस भी और कराऊंगा, एक पीएसयू का क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें आपको कंप्रेसर वर्क निकालने को बताऊंगा एक्चुअल, तो देखेंगे उसमें मास फ्लो रेट ऑफ एयर दिया हुआ है, क्या रोल उसमें प्ले करता है। तो फिलहाल हमने कंप्रेसर निकाल लिया, अब हम टरबाइन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने टरबाइन में आपको बताया था क्या, टरबाइन में कैसे करेंगे। तो टरबाइन की एफिशिएंसी मान लेते हैं 90%, कितनी है 90%। तो जैसे हमने कंप्रेसर के लिए अभी लिखा था, जैसे टरबाइन के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे टरबाइन के लिए, याद करिए कल मैंने आपको बताया था, आप आइसेंट्रोपिक या एक्चुअल में कंफ्यूज रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, बाहर वाला और अंदर वाला। बाहर वाला कौन सा है, T3 माइनस T4 डैश, ठीक है। अंदर वाला कौन सा है, T3 माइनस T4। तो हमारे पास टरबाइन की जो फॉर्मूला बनेगा, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन में मान लीजिए 90% दिया हुआ है,
उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमको देखना है। तो आपको ये पता है कैसे बनेगा, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन बाहर वाला और अंदर वाला, बाहर वाला और अंदर वाला, बाहर वाला और अंदर वाला, T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4। ठीक है, ये हमारे टरबाइन मिलेगा। अब आप खुद सोचो, आपके पास कंप्रेसर हो गया, टरबाइन हो गया, T3 आपको गिवन है 1073, यहाँ भी T3 है, T4 आपने निकाला था, ये आपको दिया हुआ है, सपोज 90% मींस 0.9 दिया हुआ है, और T4 डैश नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो जब मैंने T4 डैश निकाल लिया तो हमारे पास क्या मिल गया, एक्चुअल एक्सपेंशन मिल गया 3 से 4 का। मींस जब WC लिखेंगे आइडियल आता है, जब निकाला क्या निकाला, C3 T3 माइनस T4। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक्चुअल निकालिए, नॉट आइडियल, एक्चुअल बताइए। तो क्या होगा, C3 T3 माइनस T4 डैश, समझ गए, T3 माइनस T4 डैश। क्यों, क्योंकि एक्चुअल तो ये लाइन है ना, कुछ एफिशिएंसी उसकी कम हो गई है, इसकी वजह से टेम्परेचर T3 माइनस T4 डैश मिलेगा। तो ये जो वैल्यूज होंगी ना T3 माइनस T4 और T3 माइनस T4 डैश, इसमें कौन सी बड़ी होंगी, T3 और T4 डैश का डिफरेंस किसका ज्यादा होगा, T4 और T4 डैश में किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब हम देखते हैं तो T4 डैश का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू T4, है कि नहीं। T4 डैश का टेम्परेचर जब इस लाइन पे देखेंगे तो T4 हमारा कम है T4 डैश, T4 कम है T4 डैश, ठीक है। ये वैल्यू जितनी कम होगी, ये तो कांस्टेंट है दोनों के केस में बराबर है, ये वैल्यू जितनी कम होगी डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, ज्यादा होगा मतलब पूरी वैल्यू ज्यादा आएगी। पूरी वैल्यू ज्यादा आने का मतलब है जब टरबाइन आइडियल और एक्चुअल आइडियल टरबाइन वर्क में कंपैरिजन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि चूंकि ऐसा है केस, तो इसमें ये होता है जिसकी वजह से आइडियल कंडीशन हमारी ज्यादा वर्क आउटपुट दे रही है कंपेयर टू एक्चुअल, और ये हम जानते भी हैं आइडियल कंडीशन, आइडियल है कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो जब लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो हमारा T4 कम होगा और T4 डैश ज़्यादा होगा, तो हमारा एक्चुअल कंडीशन का जो वर्क होगा वो ऑलवेज कम आएगा कंपेयर टू आइडियल। सेम फंक्शन आपका कंप्रेसर के साथ भी होगा, T2 कम होता है और T2 डैश ज़्यादा होता है, तो डिफरेंस हमें कंप्रेसर वर्क को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, और एक दो छोटे न्यूमेरिकल्स और हम देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी शुरुआत किया करवाएंगे। तो चूंकि हम लोगों ने WT आइडियल WT एक्चुअल बना रखा है, अब आपको ये समझ में आ गया कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर होगा कि हमको डेटा क्या देगा और उस डेटा से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, ये हमको क्लियर है। कल भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर आज बता देते हैं, कल अगर किसी ने क्लास मिस कर दी है एक बार देख लेते हैं, कल हमने क्या बोलना। फिलहाल इतना चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब अगर आपसे मैं एफिशिएंसी पूछूं आइडियल और एक्चुअल तो आप बता देंगे, अगर मैं आपसे एफिशिएंसी पूछूं आइडियल और एक्चुअल तो आप बता देंगे, आई होप आप बता देंगे। मैं बोलता हूँ आइडियल एफिशिएंसी आइडियल WP आइडियल माइनस WC आइडियल अपॉन हीट। तो हम हीट सप्लाई को भी आइडियल मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास प्रेशर ड्रॉप होने दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर ये 15 बार है ना, तो यहाँ कहीं 14.5 बार हो जाता है,
यहाँ 15 बार है, बट यहाँ आ जाते 14.5 बार, कुछ भी ड्रॉप हो जाता है तब जो कंबशन चैम्बर की एफिशिएंसी में कुछ हो। अभी हम मान लें कि वो आइडियल है, 100% एफिशिएंट है, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल बताइए तब जब कंबशन चैम्बर आइडियल है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा कर देंगे भाई। हमको क्या है, हमको तो सॉल्व करने से मतलब है। बोला है कंबशन चैम्बर आइडियल है, आइडियल रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे से जो बोलेगा वो मैं कर दूंगा। एक और आसमान आपसे क्या बोल सकता है, एक्चुअल वर्क निकालिए एक्चुअल कंबशन चैम्बर के साथ, तो WT एक्चुअल माइनस WC एक्चुअल अपॉन हीट सप्लाई। जब आप आइडियल में एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 90% 80% एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही एक्चुअल आ जाएगा, ठीक है। सपोज 10 किलोवाट का है, हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं 10% से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1, तो हमारा क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी जो हीट सप्लाई कंपनी चैम्बर में दी जाएगी हम उसको देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें निकाली, हमने क्या क्या चीजें निकाली, हमने क्या निकाला देखिए डायग्राम में, देखिए मैं हट गया हूं सामने से। हमने T1 कैलकुलेट किया, T2 कैलकुलेट किया, T2 डैश कैलकुलेट किया, T3 कैलकुलेट किया, T4 कैलकुलेट किया, T4 डैश कैलकुलेट किया, है कि नहीं। तो मतलब हमने सारे पॉइंट पे टेंपरेचर निकाल लिया। जब हमने सारे पॉइंट पे टेंपरेचर निकाल लिए तो हमने ये देखा, अब हमारे पास कंप्रेसर का आइडियल पूछे या एक्चुअल पूछे वो निकाल सकते, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली हमसे अगर टरबाइन की तरफ पूछेगा 3 और 4 या 3 4 डैश के बीच में, हम एक्चुअल और आइडियल में से जो बोलेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा, इसके अलावा हीट सप्लाई आपका कंबशन चैम्बर में होगा 2 और 3 के बीच में। हम हीट रिजेक्टेड का रोल कहीं नहीं देख पा रहे हैं, है कि नहीं। हीट रिजेक्टेड का रोल भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हीट रिजेक्टेड का रोल बहुत बड़ा है, उसका न्यूमेरिकल में यूज में हम देख लेंगे। अगर हीट रिजेक्टेड के लिए हमने कंडीशंस नहीं मेंटेन की तो आपका साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। जैसे हम सोर्स ऑफ सिंक की बात करते हैं, हायर लोअर टेंपरेचर डिफरेंस जरूरी है, प्रेशर डिफरेंस जरूरी है। तो उसके बाद हमने WT एक्चुअल निकाला, WC एक्चुअल निकाला, WT टरबाइन वर्क, WC कंप्रेसर वर्क, W नेट निकाला टरबाइन वर्क कंप्रेसर का, हीट सप्लाई निकाला आइडियल हमने। देन हमने क्या किया, एक्चुअल हमने लिया, ठीक है। तो फाइनली हमको आइडियल एफिशिएंसी मिली, एक्चुअल एफिशिएंसी मिली। जो बोला जैसा बोला वैसा हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। यानी आपको टेम्परेचर मिल जाएगा तो हम लोग एनी हाउ करके कुछ भी जो है निकालने के लिए फिर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, क्यों। तो हम क्या करते हैं, आगे कभी भी निकालना हो तो सबसे पहले अभी और एक न्यूमेरिकल हम लोग ऐसे देखेंगे। आज की लेक्चर को हम लोग यहाँ एंड करते हैं, क्योंकि अभी और एक न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर और कितना देर अभी लेक्चर चला और चलेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है कंटिन्यूएशन में। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे जब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे जो सिर्फ कंप्रेसर पे काम करेगा, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा, एक पीएसयू में पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व कर रहा है, किस अप्रोच से सॉल्व कर रहा है, क्या यही अप्रोच उसमें फॉलो हो रहा है या नहीं, क्या हम जैसे पढ़े वैसा अप्लाई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं, ये चेक कर लेंगे एक बार और देखते हैं उसमें क्या मिलता है। आई होप आप लोग कर लेंगे खुद से, क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का लेक्चर नहीं हम लोग एंड करते हैं, आगे किसी को कुछ पूछना होगा तो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज एंड करें, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।